8 अगस्त 1963 एक ऐसी काली अंधेरी रात जब ग्लासगो से लंदन की तरफ बढ़ती एक ट्रेन अंधेरे को चीरते हुए आगे निकल रही थी। इस ट्रेन के एक डब्बे में आम सामान नहीं था, उसमें रखे थे आज के हिसाब से लगभग 800 करोड़ रुपए। ट्रेन का वेटरन ड्राइवर जैक मिल्स इंजन को अपनी फुल स्पीड में दौड़ा रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन तभी अचानक एक सुनसान क्रॉसिंग पर लाल सिग्नल चमक उठा। ड्राइवर बुरी तरह कंफ्यूज हो गया। आधी रात और ऐसी वीरान जगह पर रेड सिग्नल का होना किसी भयंकर खतरे की निशानी थी। खतरा महसूस होने के बावजूद रेलवे रूल्स के आगे मजबूर होकर उसने ट्रेन रोक दी। ट्रेन रुकते ही चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छा गया, लेकिन ड्राइवर नहीं जानता था कि इसी सन्नाटे के पीछे छुपा था एक ऐसा मास्टर प्लान जो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी बनने वाला था। एक ऐसी चोरी जिसमें डाकुओं ने सिर्फ पैसे नहीं बल्कि पूरी की पूरी ट्रेन ही चुरा ली। आपका स्वागत है हमारे चैनल विजिबल क्रिएट पर। आज हम जानेंगे द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का वो राज जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। दोस्तों, इतनी बड़ी चोरी और इतना बड़ा प्लान रातों रात नहीं बनता। इसकी नींव महीनों पहले लंदन के अंधेरे और धुएं से भरे अंडरग्राउंड क्लब्स में रखी गई थी। ब्रूस रेनॉल्ड्स, जो इस पूरे खौफनाक प्लान का मास्टरमाइंड था, वो एक मामूली चोर नहीं था। वो एक्सपेंसिव सूट्स पहनता था, महंगी गाड़ियां चलाता था और उसका दिमाग किसी शातिर चेस प्लेयर की तरह चलता था। ब्रूस को एक ऐसी चोरी करनी थी जो हिस्ट्री बन जाए। एक दिन उसे अपने एक साथी गॉर्डन गुडी के जरिए एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। उन्हें ब्रिटेन की नेशनल पोस्ट सर्विस रॉयल मेल की एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी। ये इंफॉर्मेशन उन्हें रॉयल मेल के ही एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर ने दी थी। एक ऐसा इनसाइडर, एक ऐसा खुफिया मुखबिर जिसका असली नाम और चेहरा आज तक दुनिया के सामने नहीं आ सका। उस मुखबिर को अंडरवर्ल्ड में सिर्फ द अल्स्टर मैन के नाम से जाना जाता था। उल्स्टर मैन ने बताया कि ग्लासगो से लंदन आने वाली उस खास ट्रेन में एक डब्बा होता है जिसे हाई वैल्यू पैकेजेस यानी HVP डब्बा कहा जाता है। इस डब्बे में सिर्फ और सिर्फ कैश, रजिस्टर्ड मेल और बेहद कीमती चीजें होती हैं। उसने ब्रूस रेनॉल्ड्स को बताया कि एक खास दिन इस डब्बे में इतना कैश जाने वाला है जितना उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस डब्बे की सिक्योरिटी ना के बराबर थी। ब्रूस रेनॉल्ड्स को अपना सबसे बड़ा शिकार मिल गया था, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी थी। ब्रूस और उसके गैंग ने बैंक्स तो लूटे थे, पर एक दौड़ती हुई लौहपथ गामिनी यानी ट्रेन को कैसे रोका जाए, उसके सिग्नल कैसे काम करते हैं और उसके भारी भरकम इंजन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बात का उन्हें जीरो एक्सपीरियंस था। इस मुश्किल को हल करने के लिए ब्रूस रेनॉल्ड्स ने लंदन की ही एक और खतरनाक गैंग से हाथ मिलाया जिसका नाम था साउथ कोस्ट रेडर्स। इन लोगों को ट्रेन्स को टारगेट करने का थोड़ा बहुत तजर्बा था। दोनों गैंग्स मिली और धीरे धीरे टीम बड़ी होती गई। आखिर में 15 लोगों की एक ऐसी फौज तैयार हुई जिसमें हर इंसान अपने काम का माहिर था। कोई ताले तोड़ने में एक्सपर्ट था, कोई सिग्नल मैनिपुलेट करने में और कोई लोगों को डराकर काबू में रखने में। उन्होंने अपने साथ एक और शख्स को मिलाया जो एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर था। उसका काम था ट्रेन रोकने के बाद इंजन को डाकुओं की मर्जी के मुताबिक ड्राइव करना। उन्होंने ठान लिया था कि इस सरकारी खजाने को हर हाल में लूटना है, और वो भी बगैर एक भी गोली चलाए। चोरी से लगभग 3 महीने पहले से ही बारीक प्लानिंग शुरू हो गई। बकिंघमशायर के एक सुनसान इलाके में वारदात की जगह से करीब 45 किलोमीटर दूर उन्होंने एक पुराना और अकेला फार्म हाउस किराए पर लिया जिसका नाम था लेदर स्लेड फार्म। ये फार्म हाउस उनका अड्डा बनने वाला था। वहां उन्होंने पुलिस की रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक करने वाले एडवांस्ड VHF रेडियो सेट किए, कई हफ्तों का राशन इकट्ठा किया और एस्केप प्लान के लिए 2 लैंड रोवर्स और एक बड़ी आर्मी ट्रक का इंतजाम किया। ताकि कोई चश्मदीद गवाह उन्हें पकड़वा ना सके, उन्होंने इन सभी गाड़ियों पर एक ही फेक नंबर प्लेट लगा दी जिसका नंबर था BMG 757। हर एक छोटी से छोटी डिटेल पर काम किया गया। आखिर वो दिन आ गया। 7 अगस्त 1963 की शाम ठीक 6:50 पर ट्रेन अप स्पेशल अपनी मंजिल लंदन के लिए ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से रवाना हुई।
इस विशाल ट्रेन में टोटल 12 डब्बे थे और लगभग 72 पोस्ट ऑफिस का स्टाफ दौराने सफर मेल्स को सॉर्ट करने के काम में लगा हुआ था। लेकिन जिस सुनहरे डब्बे यानी एचवीपी डब्बे को लूटना था वो शुरुआत से ट्रेन में नहीं था। उस डब्बे को आगे रास्ते में आने वाली नीनी वैली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के साथ जोड़ा जाना था। और अब यहाँ इन डाकुओं की किस्मत या उनकी खुफिया जानकारी का सबसे बड़ा कमाल देखिए। 1960 में ही यानी चोरी से 3 साल पहले रेलवे ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इन एचवीपी डब्बों में अलार्म्स और हूटर लगवाने शुरू कर दिए थे। लेकिन डाकी वाले उस खास दिन जिस डब्बे में अलार्म लगा था वो खराब था, इसलिए मजबूरी में रेलवे स्टाफ ने M3024M नाम का एक पुराना रिजर्व डब्बा यूज किया। ये एक ऐसा डब्बा था जिसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम या अलार्म मौजूद ही नहीं था। ये उस मिस्टीरियस इनसाइडर की दी हुई पहली एग्जैक्ट टिप थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। दूसरी टिप इससे भी बहुत बड़ी थी। आमतौर पर इस डब्बे में तकरीबन 3 लाख पाउंड्स का कैश होता था, पर पिछला पूरा हफ्ता ब्रिटेन में बैंक हॉलिडे का लंबा वीकेंड था। इसका मतलब था कि पिछले कई दिनों का सारा कैश इकट्ठा होकर उसी एक रात उसी एक ट्रेन से लंदन जा रहा था। उस दिन उस डब्बे में 3 लाख नहीं बल्कि 3 मिलियन पाउंड्स रखे हुए थे। नोटों का वजन इतना था कि उसे तोलने पर वो करीब 2.5 टन बनता था। 12 गुना ज्यादा पैसे और बिना अलार्म का डब्बा। डाकुओं के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। अब रात के 3 बज चुके थे। 58 साल के अनुभवी ड्राइवर जैक मिल्स पूरी रफ्तार से इंजन को ट्रैक पर भगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ट्रैक के पास घनी झाड़ियों के पीछे 15 डाकू ऊनी मास्क पहने घात लगाए बैठे था। उनके सिग्नल एक्सपर्ट ने अपना काम शुरू किया। उसने बड़ी ही चालाकी से ट्रैक के ग्रीन सिग्नल के बल्ब पर एक चमड़े का दस्ताना यानी ग्लव चढ़ा दिया, जिससे हरी रोशनी पूरी तरह छुप गई। फिर उसने 6 वोल्ट की एक बैटरी और कुछ तारों का इस्तेमाल करके उस सिग्नल पोस्ट पर लाल रोशनी को ऑन कर दिया। जब जैक मिल्स की ट्रेन वहां पहुंची तो लाल सिग्नल देखकर उन्होंने फौरन ब्रेक लगाई और ट्रेन को ठीक सीयर्स क्रॉसिंग पर रोक दिया। ट्रेन रुकते ही असिस्टेंट ड्राइवर, जिसे सेकंड मैन कहा जाता है, जिसका नाम डेविड विटबी था, वो ट्रेन से नीचे उतरा। उसका मकसद था ट्रैक के पास बने सिग्नल टेलीफोन बॉक्स से आगे कंट्रोल रूम में कॉल करके रुकावट की वजह पूछना। जैसे ही उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया, उसने देखा कि तार पहले से ही काटी जा चुकी है। उसे आभास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। अभी वो मुड़कर इंजन की तरफ भागने ही वाला था कि अंधेरे में से डाकू बाहर निकले और उन्होंने उसे पीछे से दबोचा। उसे धमकी दी गई कि अगर आवाज निकाली तो यहीं जान से मार दिए जाओगे। दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त 2 और डाकू इंजन की दोनों साइड से ऊपर चढ़ गए। इंजन रूम के अंदर जैक मिल्स ने अचानक हमलावरों को देखा तो वो घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने बहादुरी से उन डाकुओं से मुकाबला करने की कोशिश की। उन्होंने एक डाकू को धक्का दिया, लेकिन तभी पीछे से एक और शातिर डाकू ने आकर जैक मिल्स के सर पर लोहे की एक भारी रॉड से पूरी ताकत से वार किया। जैक मिल्स बुरी तरह जख्मी होकर ड्राइविंग पैनल पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। यहां तक डाकुओं का प्लान ठीक उनकी उम्मीद के मुताबिक चल रहा था। हंगामा सिर्फ आगे इंजन रूम में हो रहा था और पीछे बाकी के 10 डब्बों में बैठे 72 लोगों के स्टाफ को कानो कान खबर नहीं थी कि उनकी ट्रेन हाईजैक हो चुकी है। डाकुओं के आगे के टीम मेंबर्स ने बड़ी चतुराई और स्पीड से इंजन और ठीक उसके पीछे वाले उन 2 डब्बों को, जिनमें कैश था, बाकी की पूरी ट्रेन से अलग कर दिया। उनका प्लान था कि उस अलग किए हुए हिस्से को वहां से 1 किलोमीटर आगे एक पुल पर ले जाना, जिसे ब्राइट गो ब्रिज कहा जाता था, क्योंकि वहां उनके ट्रक्स सेफ तरीके से कैश लोड करने के लिए खड़े थे। लेकिन डाकुओं की इतनी जबरदस्त प्लानिंग में भी एक बड़ी रुकावट आ गई। वो अपने साथ जिस रिटायर्ड ड्राइवर को ट्रेन चलाने के लिए लाए थे, उसने जब उस वक्त के उस नए और एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक इंजन को देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीनरीज और कंट्रोल्स नहीं देखे थे और वो घबरा कर बोला कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। गुस्से और पैनिक में आकर डाकुओं ने बेहोश और खून से लथपथ जैक मिल्स को किसी तरह होश में लाया। उन्होंने उस जख्मी ड्राइवर के सर पर हथियार रखकर उसे धमकाया और जबरदस्ती उस आधी ट्रेन को चलवाकर 1 किलोमीटर दूर ब्राइट गो ब्रिज तक ले गए। पीछे छूटे हुए स्टाफ को अभी भी लग रहा था कि ट्रेन किसी टेक्निकल वजह से रुकी है, जबकि उनका खजाना उनसे मीलों दूर जा चुका था। ब्राइडिगो ब्रिज पर ट्रेन के रुकते ही डाकुओं का एक और ग्रुप फौरन हरकत में आया। नीचे सड़क पर उनका मिलिट्री ट्रक बिल्कुल तैयार खड़ा था। डाकू कुल्हाड़ियां और लोहे की रॉड्स लेकर एचवीपी डब्बे पर टूट पड़े। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गए।
अंदर 5 रॉयल मेल के गार्ड्स थे जो अनार्म्ड थे। डाकुओं ने उन गार्ड्स को मारा पीटा, उनके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए और उन्हें औंधे मुंह जमीन पर लिटा दिया। अब उनके सामने थी उनकी असली मंजिल, नोटों से खचाखच भरी हुई 128 बोरियां। डाकुओं को पता था कि ट्रेन का शेड्यूल कैसा है और उनके पास किसी और ट्रेन के उस ट्रैक पर आने से पहले सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का वक्त था। उन्होंने ट्रेन के डब्बे से लेकर नीचे ब्रिज पर खड़े ट्रक तक एक ह्यूमन चेन यानी इंसानों की लंबी लाइन बनाई। एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ बोरियां बड़ी तेजी से ट्रक में फेंकनी शुरू कर दी गईं। एक मशीनी रफ्तार से काम करते हुए उन्होंने उन 15 मिनटों के अंदर 128 में से 120 बोरियां अपने ट्रक में लोड कर ली। बाकी की 8 बोरियां उन्हें मजबूरी में वहीं छोड़नी पड़ी क्योंकि वक्त खत्म हो चुका था और खतरा बढ़ रहा था। डाका कामयाब हो चुका था। सदी की सबसे बड़ी लूट पूरी हो चुकी थी, पर भागते वक्त जोश और गर्मी में एक डाकू ने गार्ड से एक ऐसी बात कह दी जो आगे चलकर इस पूरे गैंग की सबसे बड़ी और जानलेवा गलती साबित होने वाली थी। जाते जाते उसने चिल्लाकर कहा, अपने कान खोलकर सुन लो, 30 मिनट तक इस डब्बे से हिलने की कोशिश भी मत करना, वरना गोली मार दूंगा। आधे घंटे के बाद ही अपनी पुलिस को बुलाना। ये बोलकर डाकू वहां से अपनी ट्रक और लैंड रोवर्स में बैठकर रात के अंधेरे में फरार हो गए। लगभग 45 मिनट की तेज और टेंशन भरी ड्राइव के बाद डाकू आखिरकार सुबह 4:30 बजे अपने हाइडआउट लेदर्सलीड फार्म हाउस पहुंच गए। वहां उन्होंने राहत की सांस ली और अपने एडवांस्ड VHF रेडियो पर पुलिस की फ्रीक्वेंसीज ट्यून की। अभी तक बाहर दुनिया को इस इतनी बड़ी तबाही का पूरा अंदाजा नहीं था। डाकुओं ने बेफिक्री से फार्म हाउस के अंदर शराब की बोतलें खोली और जश्न मनाना शुरू किया। दोस्तों, इनकी हिम्मत, उनके एरोगेंस और इनके इस पागलपन को सोचिए। उन्होंने वहां बैठकर उस लूटे हुए खजाने में से असली नोटों की गड्डियां निकाली, एक टेबल पर रखी और उस असली करोड़ों रुपए के कैश से बच्चों वाला बोर्ड गेम मोनोपोली खेलना शुरू कर दिया। वो लोग असली नोटों से फेक बिजनेस गेम खेलकर अपनी जीत का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उनका ये गुरूर और खुशी सिर्फ चंद मिनटों की मेहमान थी। अचानक रेडियो पर एक पुलिस ब्रॉडकास्ट हुई जिसने इन 15 लोगों के खून जमा दिए। रेडियो पर एक पुलिस ऑफिसर कह रहा था, डाकुओं ने ट्रेन स्टाफ को 30 मिनट तक ना हिलने की धमकी दी थी। इसका मतलब साफ है कि उनका छुपने का ठिकाना वारदात की जगह से सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव पर है, यानी लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में ही वो लोग छुपे बैठे हैं। सारे फार्म्स, पुराने वेयरहाउसेस और अकेले घरों की छानबीन शुरू करो। ये वही 30 मिनट वाली धमकी थी जो एक डाकू ने गलती से दे दी थी। इस एक लाइन ने पुलिस को उनका सर्च एरिया लिमिट करने में मदद कर दी। फार्म हाउस में बैठे डाकू बुरी तरह पैनिक में आ गए। उनका ओरिजिनल प्लान संडे तक वहीं रुकने का था, पर अब उन्हें समझ आ गया था कि पुलिस किसी भी वक्त यहां धर दबोचा लेगी। उन्होंने अपना निकलने का प्लान तुरंत फ्राइडे पर शिफ्ट किया। पैसे आपस में बांटे गए। हर डाकू के हिस्से में लगभग 1.5 लाख पाउंड्स आए, जो आज के हिसाब से लगभग 390 करोड़ रुपए पर पर्सन थे। उन्होंने तय किया कि निकलने से पहले इस पूरे फार्म हाउस को जलाकर राख कर देंगे ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स और DNA का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। उन्होंने अपने एक साथी को, जिसे मार्क कहा जाता था, इस काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए और सब वहां से फरार हो गए। लेकिन यहां किस्मत ने एक बार फिर पलटी मारी। उस शख्स ने आग लगाने के पैसे तो जेब में रख लिए, लेकिन वो बिना आग लगाए ही वहां से भाग खड़ा हुआ। सुबह होते ही पूरे ब्रिटेन में भूचाल आ गया। नेशनल मीडिया पर एक बवाल समझ गया। रॉयल मेल की चोरी को देश पर हमला माना गया और खुद प्राइम मिनिस्टर इस मैनहंट को मॉनिटर करने लगे। पुलिस ने आसमान से हेलीकॉप्टर्स और जमीन पर कुत्तों के साथ पागलों की तरह डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने 10,000 पाउंड्स का बड़ा इनाम रखा और जल्द ही इस इनाम के लालच में या फर्ज के चलते एक पड़ोसी शख्स ने पुलिस को इत्तला दी कि लेदर्सलेड फार्म में 8 अगस्त की सुबह काफी गाड़ियों की हलचल थी। पुलिस फौरन वहां पहुंची। जब स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव्स अंदर गए तो फार्म हाउस जला हुआ नहीं था। डाकुओं ने भागने से पहले सर्फेसेस को पहुंचने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की थी। वहां खाली बोरियां और पोस्ट ऑफिस की चिट्ठियां बिखरी पड़ी थी, पर उन्होंने डर और जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी चीज छोड़ दी थी, वो मोनोपोली बोर्ड। डिटेक्टिव ने जब उस बोर्ड पर ध्यान से पाउडर डाला
तो उन्हें उस गेम और नोटों पर डाकुओं के बिल्कुल साफ और परफेक्ट फिंगरप्रिंट्स मिल गए। और क्योंकि ये सभी क्रिमिनल्स पहले से ही पुलिस की नजरों में थे, उनके फिंगरप्रिंट्स तुरंत क्रिमिनल डेटाबेस से मैच हो गए। पूरा गेम पलट चुका था। स्कॉटलैंड यार्ड ने एक के बाद एक छापे मारे और 16 में से 14 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। उन सबको कोर्ट में पेश किया गया। जज इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने रहम की कोई गुंजाइश नहीं रखी। सभी को 30-30 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में कुछ डाकू जैसे रॉनी बिग्स जेल से भागने में कामयाब भी हुए और सालों तक पुलिस को चकमा देते रहे, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा खौफ में गुजरी। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा थे वो अनुभवी ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स। डाकुओं ने सर पर जो भारी रॉड मारी थी, उसकी वजह से वो सीवियर ट्रॉमा और सर दर्द के शिकार हो गए। वो कभी ठीक से वापस नौकरी नहीं कर पाए और सदमे की वजह से 7 साल बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। और इसी के साथ द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का ये सिलसिला एक हिस्टोरिकल डार्क चैप्टर बनकर ब्राइडेगो ब्रिज पर रुक गया, जिसे आज भी लोग ट्रेन रॉबर्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर विजिबल क्रिएट की ये हैरानगेज डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस तरह की और भी अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको इस पूरी रॉबरी में डाकुओं की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए विजिबल क्रिएट।